नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी कांस्टेबल से संबंधित प्रीवियस ईयर यानी कि पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। और आगे की 2-4 वीडियो में भी हम लगभग एमपी कांस्टेबल के परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे। और यहां से फिर आपको ये पता चलेगा कि आप ये सोच सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से मोस्टली टॉपिक्स उसमें आते हैं, जिससे आप आसानी से उनको एनालिसिस करो। और एनालिसिस करने के बाद आगे भी हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, जिससे आपके एमपी कांस्टेबल के जो भी प्रश्न मैथमेटिक्स से बनते हैं वो सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपसे कि आज हमने आपसे बोला था कि एमपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, द एवरेज ऑफ द 8 मल्टीपल्स ऑफ 14 इज, यानी कि 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी कि आपका प्रश्न मैं एक बार और पढ़ देता हूं कि 14 के 8 गुणजों का 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा, यानी ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखो आप 2 मेथड यूज कर सकते हो। एक मेथड आप ये यूज कर सकते हो कि 14 के 8 गुणजों, इसका मतलब दोस्तों होता है कि 14 की आपको 8 टाइम टेबल बोलनी है। यानी कि आपको 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ऐसे करके आपको 8 टाइम बोलनी। तो दोस्तों ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। अगर हम इस टाइप से एग्जाम में करने गए तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे करना है, हमें ये देखना है कि 14 का पहला गुणज होता है वो क्या होता है 14। बेसिकली आप समझना क्या है इस क्वेश्चन में, 8 गुणजों का मतलब दोस्तों ये है कि आपको 14 की टेबल बोलनी है ओनली। तो 14 की टेबल बोलेंगे 14 1 जा 14, उसके बाद हमें कितने टाइम बोलनी है 8 टाइम्स। तो 8 टाइम बोल देंगे तो 14 8 जा आपका कितना होता है 12। तो दोस्तों पहली टर्म आपकी क्या है 14 और आपकी सबसे लास्ट टर्म जो है वो क्या है 112। उसी प्रकार अगर बात करें 14 28 42, ऐसे करके लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी 112। तो दोस्तों अगर एक तरीका देखा जाए तो यहां पर ये आपकी समांतर श्रेणी बन रही है, जिसमें हर किसी में 14 का डिफरेंस है। हर दूसरे पद में आपको 14 ऐड करना होता है। तो जब ऐसे एवरेज निकालते हैं दोस्तों, तो हमेशा औसत अगर ऐसी चीज का निकालना हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। यानी कभी भी आपको यह पूछा जाए कि 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि प्रथम पद क्या है, उसके बाद सबसे बाद में आपको क्या देखना है उसका अंतिम पद क्या है। तो दोस्तों प्रथम पद हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां से हम एवरेज ले सकते हैं। प्रथम पद है आपका 14 और लास्ट टर्म है आपकी 112 और डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से अगर देखें तो ये हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 2, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 63। यानी क्वेश्चन था 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि प्रथम गुणज क्या है। प्रथम गुणज यानी कि प्रथम पद है आपका 14 और लास्ट पद आपको देखना है, लास्ट पद क्या है आपका 8 यानी कि 112। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं देख के पढ़ता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी कि आपको टोटल कितना दे रखा है 750 रुपए। इसको हमें किस में बांटना है, यानी कि ए, बी एंड सी में। 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13। तो बताओ बी को कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि इन 750 रुपयों को दोस्तों अगर क्वेश्चन को करें हम इसमें, तो 750 को ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब है दोस्तों 5:2
और B अनुपात C यानी कि आपका 7:13, यानी कि 750 रुपए को पहले A अनुपात B में इस प्रकार बांटा गया है, फिर B अनुपात C में इस प्रकार बांटा गया है, और आपसे पूछा गया है कि B को कितने रुपए मिलेंगे। हमें क्या बताना है कि B को कितने रुपए मिलेंगे। देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है कि अब हमें A अनुपात B और B अनुपात C, तो दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि A अनुपात B अनुपात C क्या होता है, यानी कि A अनुपात B अनुपात C। अब दोस्तों इन दोनों में आपको दिख रहा होगा B दोनों में कॉमन है, B दोनों में कॉमन है, तो आपको कुछ नहीं करना, B को मध्य में रखना है। अब A अनुपात B को मैं लिख सकता हूं 5 और 2, और B अनुपात C को मैं लिख सकता हूं 7 और 13। B अनुपात C को मैं क्या लिख सकता हूं 7:13, और A अनुपात B को मैं क्या लिख सकता हूं 5:2। तो बेटा ये अगर इसे कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखते हैं। तो 5:2 खालिस्तान की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ये 2 उधर लिख लेंगे, हम इधर 7 लिख लेंगे, और इनका हम क्या कर देंगे दोस्तों, ये 35, ये 14 और ये 26। ये क्या हो गया 35 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 14 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है दोस्तों, 35, 14 और 26, यानी कि ये टोटल आपका क्या निकल के आ गया A अनुपात B अनुपात C। अब ये जो A अनुपात B अनुपात C है, यही किसके बराबर है 750 रुपए के बराबर, क्योंकि हमने 750 रुपए को A अनुपात B में बांटा था, B अनुपात C में, और उनको जब मैंने सॉल्व किया तो A अनुपात B अनुपात C निकल के आया। तो यानी कि अब हम निकाल सकते हैं कि अगर हम बात करें अनुपातों का योग, अनुपातों का योग निकालेंगे हम, तो 35 प्लस 14 प्लस 26, अगर इनको ऐड करेंगे तो यानी कि 26 और 14 आपका हो जाता है 40, और 40 यानी कि 75। कितना हो गया 75। तो बेटा जो दिया हुआ है हमें दिया क्या हुआ है 750, ठीक है, ये किसके बराबर है 75 के बराबर है। इनटू निकालना क्या है हमें B का, तो B का कितना है आपका 14, इनटू हम क्या कर देंगे 14। तो 75 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा, तो B का जो धन है वो आ जाएगा आपका कितना 140। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में एक बार मैं और वापस समझा देता हूं कि 750 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B बराबर 5:2, B अनुपात C बराबर 7:13। अब इनका हम निकाल लेंगे A रेशियो B रेशियो C। ऐसे अगर डबल रेशियो दे रखे हो तो आपका यही तरीका है कि इन्हें ABC के रूप में लिख दीजिए। A रेशियो B आपका दे रखा है 5:2, और B रेशियो C दे रखा है आपका 7:13। अब इधर एक आपको खालिस्तान मिलेगा और इधर एक खालिस्तान, तो इधर जो है वही एज इट इज आप लिख सकते हो, इधर जो है वो एज इट इज आप लिख सकते हो। इन दोनों को फिर इधर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इधर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो दोस्तों मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 13 2 जा 26। अब ये क्या आ गया, ये मुझे पता चल गया कि ABC का इन 35, 14 और 26 में इस रुपयों को बांटा है। तो बेटा ये जो रेशियो है इनका योग अगर आप करेंगे तो 75। तो ये 75 जो है, 75 की वैल्यू आपकी कितनी है 750। अब मैंने 750 से 75 को डिवाइड कर दिया, और मुझे पूछा किसका है B का, तो B का आ गया तुम्हारा 14। अब आपने प्रश्न में इसमें आपको A का भी पूछा जा सकता है, तो आपको A का भी कैसे निकाल सकते हैं 75 इंटू आपका A का कितना दे रखा है 35, तो A का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 350, क्योंकि 10 टाइम कट जाएगा। उसी प्रकार आप C का निकालोगे तो यानी कि 750 75 इंटू C का आपका क्या दे रखा है 26, तो C का आपका कितना हो जाएगा 260। इस प्रकार आपको प्रश्न में किसी का भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न में आपको किसका पूछा गया है B का, तो B का कितना आया 140 रुपए। तो दोस्तों ये प्रश्न इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने एनालिसिस करके देखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एक भी प्रश्न, ये मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे। एक एक प्रश्न मेरे द्वारा कराए गए प्रश्नों के वहां मिलेगा और आप चुटकियों में उनका आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा, यानी कि 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा। यानी कि हमारे पास कुल विलियन कितना दे रखा है, विलियन हमारे पास कितना दे रखा है 12 लीटर। देखो कितना आसान प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
कुल विलियन है आपके पास 12 लीटर और उसने पूछा है कि 20% विलियन में एसिड होगा। तो बस आपको दोस्तों करना ही क्या है, यानी कि ये पूछ रहा है 12 का 20% कितना है। भाई मुझे आप ही बताइए कि मेरे पास एक बात मान लेता हूं, कोई बोतल है, उस बोतल में टोटल मेरे पास 12 लीटर कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस 12 लीटर लिक्विड में वो बोल रहा है कि 20% एसिड है। इस प्रश्न का बेसिकली मतलब यही था कि 12 लीटर विलियन में 20% एसिड है। अब बच्चे यहां यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां भी 20% विलियन, यहां भी विलियन। बेटा प्रश्न किसी भी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, अपने ऊपर हमेशा सोच के देखा करो कि मेरे पास एक बोतल है जिसमें 12 लीटर मेरे पास क्या है, कोई लिक्विड या तरल पदार्थ भरा हुआ है और उसमें 20% हमारे पास क्या एसिड। तो बेसिकली वही चीज हो गई, यानी कि 12 का 20%। बस आपको क्या निकालना है, 12 का 20%। और 12 का 20% आप निकालना जानते हो, एक जीरो से एक जीरो गई, 12 2 जा 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.4। बस आपको प्रश्न में यही पूछा गया था। तो दोस्तों हमारा आंसर इस प्रश्न का आ जाता है 2.4। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको बस अच्छे से लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि यह 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या होगी। एक बार और मैं पुनः प्रश्न पढ़ देता हूं दोस्तों। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि वह 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या होगी। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि गांव की जो जनसंख्या है वो आपको क्या दे रखी है, गांव की जनसंख्या आपको दे रखी है 28,000, ठीक है। और इसमें बताया है कि वो प्रतिवर्ष 5% की दर से, यानी कि 5% की रेट से वो प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। तो 5% की प्रतिवर्ष बढ़ती है। तो दोस्तों इसके कई तरीके हैं, मैं आपको एक फर्स्ट तरीके से कराऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप करोगे। एक तरीका तो ये है कि हम बात करते हैं कि 2 वर्ष बाद, उन्होंने क्या पूछा, टाइम आपको क्या दे रखा है 2 वर्ष, तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। एक तरीका तो ये है कि 28,000 इनटू, यानी कि हर वर्ष 5% बढ़ती है और जब परसेंट की बात आती है तो हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो अगर 100 में 5% बढ़ गई तो दोस्तों वो हो जाएगा 105, यानी कि 105 इंटू 100, 105 इंटू 100, ठीक है। तो अगर 105 इंटू 100 करेंगे दोस्तों तो ये 3 जीरो से ये आपकी 3 जीरो आसानी से चली गई, ये 3 जीरो आपकी आसानी से चली गई। ये 5 से कितनी बार कट गया, 21 बार। ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है। और 2 से दोस्तों ये कितनी बार कट गया, 140 बार, ठीक है। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें 21 पंजा 125, 12, 21 जीरो, तो आप कितना करोगे, 21 पंजा 105 होते हैं दोस्तों, ये 10, ठीक है। 10 में आपका वो चले गया 21 जीरो, ये 0 या 1, 21 से कम 21, ये 22 आ गया। 21 का करेंगे और इनटू अगर 140 करेंगे तो आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 30,870। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, अब यहां से देखो 14 5 70 और 14 दूनी 28 आएगा। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30,870। अब इसका देखो यहां से क्या कुछ कैलकुलेशन पार्ट बन जाता है, लेकिन दोस्तों आप अगर इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो आप और अच्छे से कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको कैसे कर सकते हो। यहां दे रखा है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100 और 5/100 का मतलब 1/20। आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, बहुत आसान पड़ जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी आपकी कम पड़ जाएगी। तरीका वही है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी। उन्होंने बोला बढ़ता है, बढ़ने का मतलब 20 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 21, यानी कि आपका पहले 21, यानी 20 से कितना हो गया 21, फिर 20 से कितना हो गया 21,
यानी कि आपका पहले 20 था, 20 से कितना हो गया 21, फिर 20 था और 20 से कितना हो गया 21। यानी कि आप अब इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते हो कि 28,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां हम 105 लिख रहे हैं, उसे भी अगर काटा पीटी करेंगे तो आपका यही आएगा। यहां से 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा 70, और ये आपका 441 इंटू 70, ये आपका 0, 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30। इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 30,870। तो आप इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हो, बस इसमें कुछ नहीं करना था। और आपके लिए मैं एक फॉर्मूला भी बता देता हूं कि बाद में जनसंख्या अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये है जनसंख्या। जो बच्चे फॉर्मूला याद करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो याद रख लें, जनसंख्या 1 प्लस रेट इन जिस 100 और ये टी, यानी कि ये भी याद रखते हैं। अगर बाद की जनसंख्या पूछनी है तो आपको जनसंख्या इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार। यदि 3a बराबर 4b, 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यानी कि प्रश्न में आपको दे रखा है कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, तो आपको पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखो, जब कोई भी 3 अनुपात, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं इसका, कि जैसे अगर हम बात करते हैं 2a इज इक्वल टू 3b, यानी केवल आपको दो वैल्यू दे रखी हैं, दो वैल्यू का ही अनुपात बताना है, तो इनका अनुपात होता है a अनुपात b, यानी कि जस्ट रिवर्स कर देते हैं अपन, यानी कि जो b का गुणांक है वो a का बन जाता है और a का गुणांक b का बन जाता है, तो रेशियो आ जाता है 3:2। लेकिन जब संख्या आपको 3 दे रखी होती हैं तो उनके लिए आप रेशियो कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसान है। एक बेसिक से आप करोगे इसे, तो आपको मैं बताऊं, बेसिक से मैं पहले 2 ही टर्म लेता हूं। जब इन 2 टर्म को लूंगा तो मैंने आपको बताया कि 3a इज इक्वल टू 4b, तो यहां से अगर मैं a रेशियो b निकालता हूं तो आपका आ जाएगा 4:3, क्योंकि 4 इधर चला जाएगा और 3 आपका इधर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इन 2 को लेता हूं, यानी कि 4b इज इक्वल टू 5c, इनसे अगर करता हूं मैं b रेशियो c, अगर आपको निकालना है तो वो आ जाएगा 5:4। फिर आपको करना क्या होता है कि a रेशियो b रेशियो c ऐसे रखना होता है। मैं आपको किसी एक प्रीवियस क्वेश्चन में बता भी चुका हूं कि a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालते हैं। तो a रेशियो की b की बात करेंगे तो 4:3, b रेशियो c की बात करेंगे तो 5:4। तो अगर इधर आपका खाली स्थान है तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12, तो ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा, यानी कि 20:15:12, यानी आपको दिख रहा है विकल्प नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अगर इस मेथड से हम करने जाते हैं तो हमें कम से कम आसानी से 1 या 1.5 मिनट का समय लग रहा है। तो हम इसको और बेसिक तरीके से, यानी कि इसको और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो और मैं बता देता हूं। तो इसका आपका सेकंड मेथड जो है वो आपको कैसे देखना है, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। तो आपको क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो अगर a का रेशियो चाहिए मेरे पास, तो आप क्या करोगे, a को छुपा लोगे, a को आपको क्या छुपाना है, और बचे कुछ यानी कि 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर b का चाहिए तो b को छुपा लेना है, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये। और अगर आपको c चाहिए तो आपको c को छुपा लेना है और 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप जस्ट 10 या 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे।
ठीक है, तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आपको समझने के लिए वो बेसिक करना होगा, पहले बेसिक अच्छे से सीखना। मैंने आपको बताया कि कैसे हम अलग से A रेशियो B निकाल रहे हैं, फिर B रेशियो C निकाल रहे हैं, और फिर A रेशियो B रेशियो C निकाल रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट करना है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। A को छुपाना है 4:5 20, B को छुपाना है 3:5 15, C को छुपाना है 4:3 12। तो आपका यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि वर्तमान में एक मां और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु क्या है? तो यानी कि आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, वर्तमान में एक मां और बेटी की आयु का अनुपात, यानी कि आपको मां दे रखी है और उस बेटी, इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 5:1, यानी कि ये आपका प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में इन दोनों की आयु है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 6 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है 3:1। ये आपको प्रश्न में है। तो इसको भी करने के दो तरीके, मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा और उसके बाद फिर इसको बताऊंगा कि आप विदिन 10 सेकंड या 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिक का दोस्तों हमने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा था कि मां और बेटी का, हम मान लेते हैं कि मां की जो आयु है, मां की आयु मैंने मान ली 5x और बेटी की आयु मैंने मान ली x, ऐसे माना करते थे। अब ये x क्या है? x बेटा इनका दोनों का क्या है, कोई ना कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिसको जो दोनों में बराबर आया था, इस वजह से उनका रेशियो बन के आ गया। इससे अंतिम कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। उन्होंने बोला 6 साल बाद। अब खुद सोचो बेटा, आज मैं अगर 12 साल का हूं तो 6 साल बाद यानी कि मैं 18 का हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि 12 में 6 को मुझे जोड़ना होगा। अगर बाद की बात आती है तो हम ऐड कर देते हैं और पूर्व की बात आती है तो हम माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं उसी प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि 5x + 6 यानी कि 6 साल बाद ये किसकी आयु हो जाएगी? मां की। और आपकी x + 6 ये किसकी आयु हो जाएगी? बेटी की। और उन्होंने बोला कि इनका रेशियो है जो 3:1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि 5x + 6 बटे x + 6 = 3/1। ऐसे करेंगे हम। अब आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5x + 6 = 3x + 18। ठीक है, 3x को मैं इधर लेके आया तो ये हो जाएगा 5x - 2x = 18 - 6। तो यानी कि 3x = आपका कितना हो जाएगा? 3x = आपका 18 - 6 आपका कितना हो जाएगा? 12। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4। तो उन्होंने पूछा है कि बेटी, यानी कि x की वैल्यू मैंने शुरुआत में किसकी मानी थी? ये। तो बेटी की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो कितनी हो जाएगी आपकी? 4 साल। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 ईयर। तो ये तो बेसिक था। अब आप देखते हैं इसको इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इजीली आप सॉल्व करने के लिए ये देखो कि मां और बेटी का रेशियो दे रखा है ये, और 6 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3:1। 6 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3:1। ओके, अब देखो 6 साल बाद, इसका मतलब ये हो गया कि हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 5 से 3 गया या 1 से 1 गया, यानी कि ऐसे करने पे हमें डिफरेंस सेम मिलना चाहिए, यानी कि ऐसे। लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 में से 1 गया 2, वो मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो अगर हम बात करेंगे ऐसे, अगर ऐसे करते हैं इसको, तो 2 5 जा 10, 10:2, और ये 12:4। कितना आ गया? 12:4। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 12 और ये 2:4, इसका मतलब यहाँ +2 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? +2 का डिफरेंस। और +2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2 का डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? 6 की वजह से आ रहा है। 2 का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? 6 की वजह से। तो 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 3। यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर है? 6 के बराबर है। आप खुद सोचो कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है?
यानी कि 6 वर्ष बाद की वजह से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6। तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, यदि x/4 यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, x/4 = 3 है तो x का मान निम्न होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहां हम 1 रखेंगे और x की वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 12। इस टाइप के प्रश्न यानी कि आपको बहुत ही बेसिक प्रश्न आपके एमपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में क्या था, यानी आपको ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि आपको यह बता रखा है कि गोले की त्रिज्या आपको कितना है 50% क्या कर दिया इंक्रीज कर दी गई है। तो बताओ उस गोले के क्षेत्रफल पर कितनी वृद्धि होगी। तो गोले का एक तो आपको याद होना चाहिए कि गोले का जो क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। यानी कि आपको यहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जैसा नहीं देखना, मेनली संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 4πr²। तो अब देखो यहां पर r² आपका आ रहा है। ठीक है, एक तो इसका बेसिक तरीका होता है कि पहले ये देखो फिर बाद में 4πr² के साथ मिलाओ, बहुत लेंथी तरीका बन जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इस वाले प्रश्न को आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब हमारे पास क्या बढ़ाया है r को, हमारे पास r बढ़ा है और r कितनी बार बढ़ा है, r की घात 2 का मतलब r × r। ये आप समझ में आ रहा होगा, r × r यानी कि आपको 2 बार बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या था 50%। देखो कैसे सॉल्व आसानी से, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। अगर हम 50% को ऐसे करेंगे 50/100 = 1/2, यानी कि पहले आपका कितना था 2 था, 2 से बढ़कर कितना हो गया 3, फिर 2 था, 2 से बढ़कर कितना हो गया 3, क्योंकि हमें ओनली 2 बार ही बढ़ाना है। कितनी बार बढ़ाना है 2 बार। तो यानी कि आपका जो एरिया पहले था 4 और अब एरिया कितना हो गया है आपका 9। तो यानी कि 4 से 9 यानी कितना बढ़ गया, पहले 4 था फिर 9, 4 से 9 कितना बढ़ा 5। किस में बढ़ सकता है 4 में गुणा 100। 4 से कितनी बार गया 25 और 25 पंजे कितना हो गया आपका 125%। तो ऐसे करके इस प्रश्न का आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आपको पहले यह पता होना जरूरी था कि गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4πr² में हमें दिख रहा है कि r 2 बार आ रहा है, r 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हमें 2 बार इंक्रीमेंट करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि गोले की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 50%, उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने पे भिन्न में 1/2 यानी कि 2 से 3 फिर 2 से 3। पहले कुल एरिया कितना था 4, फिर एरिया कितना हो गया 9, 4 से कितना हो गया 9, 4 से अगर 9 जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कितना बढ़ा 5, 5 बढ़ा तो 5/4 गुणा 100। एक दूसरा तरीका इसका ये भी है दोस्तों, ये एक सूत्र भी आप फॉर्मूला भी याद रखना, जब एक ही चीज या 2 अलग चीज एक साथ 2 बार बढ़ रही होती हैं, इसका मतलब मैंने माना कि कोई a% है और कोई b% है, जो एक साथ बढ़ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए अगर परसेंट वृद्धि निकालें हम, परसेंट वृद्धि निकालेंगे तो a% प्लस b% प्लस a × b/100। इस वाले फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। इससे देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। अब यहां दे रखा है कि a = b = 50% आपको पहले दे रखा है, क्योंकि यहां रेडियस ही दोनों बार एक ही चीज दोनों बार बढ़ रही है। तो a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 50, b की वैल्यू आपको कितनी है 50 प्लस 50 गुणा 50/100। ठीक है, 50 प्लस 50 आपका 100 प्लस 1 0 से 1 0, ये दोनों का कैंसिल आउट हो जाएंगे 25, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया 125। आप इस प्रकार भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया, आप a + b a × b/100 करके भी कर सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
कि एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, यह संख्या होगी। तो दोस्तों एक तो मैं इसका आपको बेसिक कराऊंगा और एक इसका मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इस प्रश्न को यूजिंग ऑप्शन यानी कि विकल्प का प्रयोग करके बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। एक संख्या के अंकों का योगफल, यानी कोई संख्या है तो दोस्तों एक संख्या के अंकों का योगफल आपको 12 दे रखा है। संख्या लिखने का तरीका आपको पता है 10y + x। 10y x यहां आपका क्या होता है, इकाई अंक, और ये आपका क्या होता है, दहाई अंक। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मुझे 23 को लिखना है तो दोस्तों मैं 23 को लिखूंगा 20 + 3, या फिर मैं इसे लिखूंगा 2 × 10 + 3। यानी आपने अपनी छोटी कक्षा में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जिस प्रकार हम स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही हम संख्या को तोड़ देते हैं। तो 10 × 20 आपका 20 और 20 + 3। उसी प्रकार कोई भी संख्या है दोस्तों, वो हमेशा इस प्रकार लिखाई जाती है 10 × दहाई का अंक, यानी कि इसको आप ऐसे, अगर इसका मानक की बात करें तो मानक यानी स्टैंडर्ड ऐसे होता है 10 × दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई अंक, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैंने दहाई के अंक को y मान लिया और इकाई के अंक को मैंने x मान लिया। आगे प्रश्न कह रहा है कि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यानी कि 10y + x + 36। अगर इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यानी अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं, यानी कि वो संख्या क्या बन जाती है, आपकी संख्या बन जाती है 10x + y। परस्पर स्थान आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। परस्पर स्थान आपके चेंज हो जाते हैं। अब यहां से अगर इसे सॉल्व करें दोस्तों तो आपकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने के बाद आपको काफी लेंथी पड़ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 10y यानी कि 9y, और इधर 9y आ गया, इधर 9x आ गया, और इधर आपका 36। तो यहां से 9x - y = 36। तो x - y यहां से 4 आएगा। आप फिर x - y निकालोगे, फिर x + y निकालोगे, तब उन दोनों को सॉल्व करोगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब कभी नहीं समझ में आएगी 10y + x क्या होता है, तो ये आपका दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इसलिए मैंने इसका थोड़ा बेसिक बताया है आपको। तब आगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम क्या कि हमें करना कैसे, इजीली एग्जाम में हम इसे कैसे कर सकते हैं। इजीली एग्जाम में हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो आपको ऐसे करके 43, विकल्प नंबर जो बी है वो आपका है 26, विकल्प नंबर सी जो है वो आपका है 34, और विकल्प नंबर डी जो है, विकल्प नंबर डी आपका है 62। ठीक है, तो आप आराम से इस विकल्प का यूज करके आप बहुत इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। यहाँ 43 है दोस्तों, उसने बोला 43 में अगर मैं 36 ऐड करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया 6 और 3 9, 4 3 7। यानी कि अगर इनका मैं विकल्प से करने की कोशिश करूं तो 43 में मैं अगर 36 ऐड करूंगा तो 79 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, यानी वो संख्या जस्ट रिवर्स आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे गया 26 में मैंने दोस्तों 36 ऐड किया तो मेरा आया 62। ठीक है, और 62 दोस्तों देखो 26 का क्या है, जस्ट रिवर्स है, यानी कि 26 जो इकाई वाला है वो इधर आ गया और जो दहाई वाला है वो इधर आ गया। तो इस वाले प्रश्न को आप हमेशा कोशिश किया करो आप विकल्प से करें, क्योंकि जैसे प्रश्न को विकल्प में दे रखा है, प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते चले जाइए, आपको विद इन 10 या 15 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं आपको बता देता हूं। मैंने जब पहला ऑप्शन चेक किया 43 में 36 ऐड किया तो 79, लेकिन आना क्या चाहिए था 34। ठीक है, लेकिन मैंने दूसरा ऑप्शन चेक किया, यानी कि 26 + 36 यानी कितना आ गया आपका 62, और मैंने 62 को देखा तो जस्ट यानी कि ये इसका क्या थे, इसके जो अंक थे वो परस्पर बदल रहे थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ए जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में कर रहा है, यानी कि ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि 8 दिन लगाता है और प्रतिदिन कितने काम करता है, 10 घंटे। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं 1 घंटे में, यानी कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करता हूं और 8 दिन तक काम करता हूं, तो मैं अगर टोटल ए का अगर समय निकालूं तो दोस्तों 80 घंटे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन 10 घंटे और मुझे कितने दिन काम करना है, 8 दिन। तो इसका मतलब टोटल उसने कितने दिन काम किया था, 80 घंटे। उसी प्रकार बी की बात करते हैं। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी जो है वो 12 दिन के लिए काम करता है और प्रतिदिन आपका कितना करता है, 8 घंटे काम करता है। प्रतिदिन कितने काम करता है, 8 घंटे काम करता है। तो बी का कुल समय कितना आ जाएगा, 12 into 8, यानी कितना, 96। ठीक है, यानी ए का कुल समय कितना आ गया, 80 घंटे, और बी का कुल समय कितना आ गया, 96। इसके बाद दोस्तों बचता क्या है आपको, ए और बी। टाइम एंड वर्क जब हम भी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क में, तो 3 चीजें आपको बेसिकली याद रखी रहती हैं, जिसमें आपकी कार्य क्षमता है, समय है और आपका कुल वर्क है। समय आपको प्रश्न में दे दिया गया है, कुल वर्क आपको निकालना है और कार्य क्षमता भी आपको निकालनी है। तो ए और बी, ए टोटल काम कर रहा था कितने, 80 घंटे, और बी काम कर रहा था उसी को 96। तो दोस्तों हम 80 में 90 का, हम 96 का क्या निकालेंगे, इधर एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इधर एलसीएम। 80 और 96 का एलसीएम होता है दोस्तों 480। कितना होता है, 480। आप इधर ऐसे भी निकाल सकते हो, 80 and 96। आप ऐसे भी निकाल सकते हो ये, ठीक है, यानी आप इनको तोड़ सकते हो, 16 पन्ना 80, 16 छिक्की 96, तो यानी कि 16 दोनों में से कॉमन है, और 5 into 6, तो ये हो गया दोस्तों 480। तो ऐसे आप अलग से इनका एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यू कभी जब भी कम पूछा जाता है, आपको वैल्यू छोटी दी रखी होती है जिनका आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो दोस्तों ए 80 घंटे में, मैं मान के चलता हूं ये 480 पेड़ लगाने थे उन दोनों व्यक्तियों को, जिसमें ए है 80 घंटे में 480 पेड़ लगाएगा, तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगा देगा, 480 बटे 80, यानी कितने, 6 पेड़। उसी प्रकार बी 96 घंटे में 480 पेड़ लगाता है, तो 1 दिन में आपके कितने लगा देगा, 480/96, यानी कि 5 पेड़। तो दोस्तों ये था हमारा कुल काम, यानी कि उन्हें 480 पेड़ लगाने थे, और ये थी उनकी कार्य क्षमता कि 1 घंटे में वो कितना पेड़ लगा रहा है और 1 घंटे में बी कितना पेड़ लगा रहा है। बस दोस्तों ये 2 चीज हमें निकाल दी गई है। अब जिनसे क्या काम कराना था कि दोनों मिलकर 6 घंटे में कितना काम करेंगे। दोस्तों पहले तो हम यही देख लेते हैं कि दोनों मिलकर कुल काम को कितने घंटे में कर रहे हैं। तो यानी कि कुल काम का मतलब ये हो गया कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो कुल कार्य आपका कितना है, 480 पेड़ है, उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 11। ठीक है दोस्तों, ये था उनका 1 घंटे का काम, ये था उनका कुल काम, यानी कितना कुल काम कर सकते। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है कि 6 घंटे, यानी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, तो इसका मतलब मैं इनटू और क्या कर दूंगा, नीचे 6 कर दूंगा। तो 6 से काटूंगा, यहां से कितना आ गया, 80, यानी कि इसका मतलब 80/11, और 80/11 को अगर मैं सॉल्व करूंगा इधर, तो आपका 11 7 70 बचे आपके 3, यानी 7 सही 3/11, यानी कि उनको 7 सही 3/11 आपको क्या लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे। 7 सही 3/11 दिन लग जाएंगे टोटल काम को करने के लिए, जब वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। जब दोस्तों हम घंटे से दिन निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर टोटल
टोटल दिन से अगर मुझे घंटे निकालने हो तो हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ 6 का डिवाइड किया। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 3/11, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? देखो कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, बस प्रश्न में लैंग्वेज दी गई है, उसके अलावा इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला यदि 17 साल में दीपक की आयु, यानी कि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? यानी कि उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 70 उसकी आयु, वर्तमान आयु है जो बता रहा है, उसकी 3 गुनी कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 51। तो आज की डेट में उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 51। यानी इस प्रश्न का मतलब ये था कि मैं 17 साल का था और उसमें अगर 3 गुना आयु बढ़ा दी जाए, 3 गुना कर दी जाए आयु, तो ऑब्वियस बात है आज जितनी थी उसमें जितना आप ऐड करोगे, जितना आप घटाओगे, जितना आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना भाग करोगे, उसी के हिसाब से, उसी संक्रिया के हिसाब से उसकी उस टाइम वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इतनी इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? आपकी 51 ईयर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको विकल्प नंबर 2 में आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे टिक कर दीजिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। तो बेटा पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से ये वाली टर्म, यानी आपको औसत में बस ये पता है, औसत का मतलब होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। पूरे एवरेज के टॉपिक में आपको बस यही चीज पता होनी चाहिए कि औसत निकालते कैसे हैं, इसके अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन विद इन चंद सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हो। औसत का मतलब क्या? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। यहां बोला है कि 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष, तो यानी कि आपके कितने थे? 5 सदस्य, उनकी औसत आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 21 वर्ष। औसत मैंने बताया आपको राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। अगर उनका योगफल मैं निकालूंगा तो मैं राशियों की संख्या से एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सदस्यों की कुल आयु, सदस्यों की कुल आयु की बात करूं तो 21 × 5 यानी कितना आ गया? 105 वर्ष। ठीक है भाई, मुझे बताओ 5 सदस्य की आयु 21 वर्ष है, तो यानी कि प्रत्येक सदस्य, औसत का मतलब क्या होता है कि सबके पास बराबर बराबर धन है, सबके पास बराबर बराबर धन है, सबके पास बराबर बराबर चीजें हैं। प्रत्येक जो सदस्य है वो 21 साल 21 साल 21 21 साल का हम ये मान के चलते हैं, तो 21 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 टाइम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 105। प्रश्न में आगे क्या बोला है कि यदि सबसे छोटे सदस्य, जो सबसे छोटा सदस्य है, यानी कि इनका सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है, सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? अब बच्चे क्या करते हैं, गलती इस प्रश्न में यहां करते हैं कि डायरेक्टली 5 वर्ष को 105 में से घटा देते हैं और उसके बाद फिर औसत निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज में, औसत में अगर आप जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो और आपको क्या करो? डिवीजन करो, हमेशा कुल राशियों की संख्या के साथ ही होता है। अकेला कोई नहीं घट सकता ना बढ़ सकता, राशियों के साथ ही आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जैसे उन्होंने बोला कि सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है, इसका मतलब दोस्तों वो जब इनका हम योग कर रहे होंगे तो हम सदस्यों को मिलाकर योग मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो उसी प्रकार जब हम इस 5 वर्ष के बच्चे का जन्म हुआ होगा, कहने का मतलब हम ये मान के चलते हैं जिस दिन वो पैदा हुआ होगा उसके अगले दिन से उसका क्या है, इनके योग में इसका क्या होगा? स्टार्ट होगा इनके योग में। ठीक है,
तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया 5 into 5, यानी कहने का मतलब इसने 5 सदस्यों के बीच में 25 वर्ष का योगदान दिया, तब जाके इन 5 सदस्यों की कुल आयु 105 वर्ष हुई थी। तो अब 105 में से हम क्या घटाएंगे 25, ना कि 5। यही बच्चे गलती करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब इस टाइप का कभी भी प्रश्न आए तो आपको ये समझना है, हमें जो वर्ष दे रखी है वो हमेशा सदस्यों के साथ मल्टीप्लाई करके ही घटानी है या बढ़ानी है। ये औसत का नियम है, ये हमेशा याद रखना होता है कि हमें जब कभी भी ऐसी बात आती है या माइनस करना पड़े या प्लस करना पड़े, तो हमेशा जितने भी राशियों की संख्या है उसके साथ मल्टीप्लाई या प्लस जो भी करना है, जो भी संक्रिया लगानी है उसके साथ करके ही लगाएंगे। तो इसका मतलब अब उनकी जो आयु है 105 माइनस 25, यानी कि कितनी आ गई आपकी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है, तो उसे हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार करते हैं। यानी कि पंसारी 4 रुपए में आपके कितने अंडे खरीद रहा है, 5 अंडे, और 4 अंडे 5 रुपए में बेच रहा है और 5 रुपए में 4 अंडे बेच रहा है। यानी कि इसका मतलब ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। यानी कि 4 रुपए में 5 अंडे तो खरीदता है और 5 रुपए में 4 अंडे बेच देता है। तो इस वाले प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस ये याद रखना है कि इधर कॉस्ट प्राइस है और इधर आपको क्या रखना है, सेलिंग प्राइस रखना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में आपको क्या करना है कि 4 रुपए के 5 अंडे, यानी इसका मतलब 1 रुपए, यानी हम ये मानते हैं कि एक अंडा कितने रुपए के आएगा, तो एक अंडा आपका आ जाएगा 5 बटे, यानी रुपए आपको ऊपर रखना है और अंडे आपको नीचे रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 4 बटे 5 रुपए। ऐसी प्रकार 4 अंडे की कीमत 5 रुपए है, तो एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 5 बटे 4। इधर मैंने सीपी लगा लिया, इधर मैंने एसपी लगा दिया। अब इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4:4 कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं इधर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तीर का समान है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर अगर तीर का निशान है तो ये आपका क्या हो गया 25, 5 into 5 25, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। यानी कि 16 रुपए में चीज खरीदी और 25 रुपए में चीज को बेच दिया, तो ऑब्वियस बात है मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। और प्रश्न में आपसे पूछा था लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहां से दिख रहा है मुझे क्या हो गया, लाभ। कितने का लाभ हुआ, 9 रुपए का। किस पे लाभ हुआ, 16 पे। हमेशा लाभ में जो फंडामेंटल चीज होती है, जो मूल चीज होती है, वो आपकी क्या होती है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। बिना क्रय मूल्य को, जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैंने वस्तु कितने की खरीदी थी, तब तक मैं कैसे बता सकता हूं। मैं आपसे अगर ये बोल दूं या फिर आपने मुझसे ये बोला कि सर मैं एक चीज को बेचने में मैंने 520 रुपए की बेच दी, तो मुझे बताओ लाभ या हानि क्या होगी। तो बेटा दोस्तों तभी मैं बता सकता हूं कि जब मुझे ये पता हो कि वो खरीदी कितने की थी। तो कितने की खरीदी थी, इतने की, इनटू हम क्या कर देते हैं 100, तो ये क्या निकल जाता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो अगर परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो यहां से काटेंगे 4 और ये 25, तो ये कितना आ गया आपका 225 डिवाइड बाई 4। फिर इससे 225 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, ये 2 बचा, 4 6 जा 24 एंड 56 1/4% आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न में कभी भी ऐसे बोले 4 रुपए 5 अंडे में, 5 रुपए 4 अंडे में, पहले खरीदता है फिर बेचता है, तो आपको रुपए ऊपर रखने हैं, 4 अंडे आपको, यानी कि जो क्वांटिटी है वो आपको, यानी कि जो वस्तु है वो आपको रखनी है कितने, नीचे, और हमेशा ऊपर क्या रखना है आपको, उसका क्या, प्राइस, यानी कितना, रुपए। 5 बटे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सीपी एसपी लिखना है, और आपका ऐसे आसानी से फिर आपको कैलकुलेशन करके से सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 56 सही, 1/4 लाभ। तो विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार किसी दूरी को 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे तो कुल दूरी निम्न थी।
ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि उसने बोला है कि कोई दूरी, मैं मान लेता हूं कि कोई भी दूरी है, कोई दूरी वो मैं मान ली x किलोमीटर है, ठीक है। अब उसने बोला कि x किलोमीटर की दूरी का 1/4, इसका मतलब x/4 पार्ट, x/4 पार्ट वो किससे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। और शेष दूरी, इसका मतलब कुल x थी, तो शेष दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, शेष दूरी x माइनस x/4, x माइनस x/4, इसका मतलब 3x/4, क्योंकि 4x में से 1x गया 3x/4। अब इस 3x/4 दूरी को वो है कितने में, यानी कि चाल की जस्ट डबल, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर में तय करता है, ठीक है। ये दो टर्म मैंने प्रश्न से आसानी से बना ली, प्रश्न को समझ लिया कि मैंने वो दूरी मान ली x किलोमीटर, x/4 को 25 किलोमीटर पर आवर में और 3x/4 को कितने में, आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें पता है कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे 4, ठीक है। तो समय हमें प्रश्न में दे रखा है, तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। यानी कि दूरी आपकी कितनी थी, x/4 प्लस 3x/4, इसे वो तय कर रहा था कितने में, 25 में, इसे वो तय कर रहा था 50 में, और टोटल कितने लग रहे थे आपके 10 घंटे, यही तो था, टोटल कितना टाइम लग रहा था 10 घंटे। ये पहली वाली दूरी के लिए टाइम और ये दूसरी वाली दूरी के लिए टाइम। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि ये x/100 हो जाएगा और ये 3x/200 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 10। तो यहां से ये 200 एलसीएम, ये हो गया 2x और ये हो गया आपका कितना 3x, इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 10। तो 5x इज इक्वल टू कितना 200 इंटू 10 और x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 400। यानी कि वो कुल दूरी आपकी कितनी थी, वो कुल दूरी आपकी कितनी थी 400 किलोमीटर। ये आपको प्रश्न में। अब इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बोला कि आप हमेशा यूज किया करो, अगर आपको पता है तो ऐसे वाले प्रश्न में आप विकल्प का भी यूज किया करो, कि विकल्प यानी कि आपको पता है कि प्रश्न में उसे कुल 10 घंटे लगने हैं, तो हमें समय बराबर हमें पता है कितना दूरी बटा चाल। मैंने पहला ही ऑप्शन देखा 400 किलोमीटर, ठीक है, तो 400 किलोमीटर की 1/4 जो दूरी है उसने, यानी कि 100 किलोमीटर वो उसने तय की 25 से, तो इसका मतलब उसे कितने घंटे लगे 4 घंटे, ठीक है। और अब बची कुची आपकी कितनी 300 किलोमीटर, यानी कि जो पहली चाल थी उसका डबल, यहां से काटा मैंने, कितने घंटे लगे 6 घंटे। इन दोनों को ऐड करके देख लो, यानी कि जो प्रश्न में बताया गया है उसके बराबर है। इस तरह से मेरा आंसर भी ये क्या हो जाएगा 10 घंटे। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस पढ़ते रहोगे तो मैं ऐसे ट्रिकी बेस, यानी कि आप विकल्प का यूज करके, वैसे यूज करके कैसे आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो वो मैं आपको बताता रहूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। आज वर्षा होगी उसकी प्रायिकता आपको क्या दे रखी है 0.55, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 55, क्योंकि पॉइंट हटाना 1 और जितने अंक हैं उतनी 0। इसे मैं काटूंगा 5 से, ये 11 और ये कितना 20, यानी कि ये प्रायिकता। और हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, संभावना 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रायिकता ही क्या है आपकी, संभावना है। तो आज वर्षा होगी उसकी प्रायिकता 11/20 है, लेकिन आज वर्षा नहीं होगी, इसका मतलब हमारी जो प्रायिकता होती है वो बेसिकली होती कितनी है 1, लेकिन आज वर्षा होगी उसकी 11/20 है, और आज वर्षा नहीं होगी उसकी कितनी हो जाएगी 1 - 11/20, यानी कि 20 एकम 20, 20 में से 11 गए, ये 20 में से 11 गए दोस्तों 9/20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आज वर्षा होगी उसकी प्रायिकता 11/20, यानी आपको प्रश्न में गिवन थी, और आज वर्षा नहीं होगी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 9/20, जो आपको प्रश्न में दे रखी है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन, ठीक है।
दोस्तों इस प्रकार ये आपके एमपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही कुछ सीरीज हम आगे भी 3-4 टेस्ट सीरीज और आपको कराएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एमपी कांस्टेबल में किस प्रकार का लेवल आता है, कितना लेवल आता है और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आपको जैसे ही आप एनालिसिस कर लोगे उसके बाद कम से कम हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे और वो सभी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एमपी कांस्टेबल के पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।